तुगलकाबाद सतगुरु रविदास मंदिर जो दिल्ली में स्थित था, जो बीजेपी सरकार ने उसको तोड़ दिया था। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली में सतगुरु रविदास मंदिर जो तुगलकाबाद में, उसकी जानकारी के लेने के लिए मेरे साथ है ऋषिपाल जी, जो उस मंदिर की देखभाल किया करते थे। उसके जो संस्था थी उसके प्रधान है, पहले थे। तो उसके जो मंदिर की जानकारी है वो आज ऋषिपाल जी हमें देंगे कि उसको कैसे तोड़ा गया और क्यों तोड़ा गया, और अब क्या चल रहा है, कोर्ट केस क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे श्री ऋषिपाल जी। हाँ जी सर, आप बताइए कि वैसे तो वो हमारे इतिहास के साथ वो जगह जुड़ी हुई है, सतगुरु रविदास महाराज का जो इतिहास है उसमें बोल रही है जगह, तो उसको क्यों तोड़ा गया, आप हमें ये बताइए। मेरा नाम ऋषिपाल है। इससे पहले जो हमारी कमेटी थी गुरु रविदास जयंती समारोह समिति, मैं उसका 2012 से उसका अध्यक्ष रहा। और जब ये मंदिर ने इस लड़ाई लड़ी, हम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी है। इस संस्था ने गुरु रविदास जयंती समारोह समिति थी, लेकिन वो लास्ट तक ये कि यही मैटर उसमें रहा कि भाई ये फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए यहाँ आप चाहे कितने भी साल से बैठे हो तो इसमें आपका अधिकार नहीं है। और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उसने भी हमारे जो उसको खारिज कर दिया, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से। ये जो एक गवर्नमेंट द्वारा एक क्षेत्र सीमित किया जाता है कि इसके अंदर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल बनाएंगे इसको एक, तो जो जंगल बनाएंगे तो और बना रखा है, तो उसमें जबकि ऐसा था नहीं। ये 1509 से जो गुरु रविदास जी महाराज यहाँ आए थे, तो 1509 से लेके अब तक भी हमारे जो पूर्वज थे सब इसकी देखभाल करते आए हैं। और वहाँ एक चमार वाला जोड़ भी है, 4 महापुरुषों की वहाँ समाधियाँ बनी हुई थी और मंदिर था। तो ये सारी जो चीज़ें थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो भारत सरकार का है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो हैं उसमें कि भाई इतना 12 बीघे 7 विश्व जमीन ये गुरु रविदास जयंती समारोह समिति तुगलकाबाद मंदिर के नाम से, चमार वाला जोड़ के नाम से उसमें दर्ज है। लेकिन वो फॉरेस्ट लैंड का हवाला देके उसको गिरा दिया गया। उसके बाद एक जन आक्रोश उत्पन्न हुआ। हमारे जो समाज के लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिस आंदोलन को देखते हुए सरकार को इसमें दोबारा से विचार करना पड़ा और कुछ जनहित याचिकाएं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके आधार पर 400 मीटर मंदिर के निर्माण के लिए जगह देने का निर्णय लिया गया और 4 समाधि जो थी उनको दोबारा से रिस्टोर करने की बात हुई। और जो सरोवर था 2.5 बीघा जो लगभग 2500 स्क्वायर मीटर के करीब बनता है, उसको सरोवर को भी डेवलप करने की बात कही गई। लेकिन उसमें एक कंडीशन उन्होंने लगाई कि भाई गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी की देखरेख में ही इस मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने उसके लिए कई कंडीशनें लगाई। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कमेटी बनी है इस कमेटी को रजिस्टर्ड कराया जाए। तो कमेटी को हमने रजिस्टर्ड कराया और फिर वो हमारे साथ उन्होंने कहा कि हम आप थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम मतलब फॉरेस्ट लैंड से बाहर निकालेंगे। और वो कागजी कार्रवाई में भी 1.5-2 साल लग गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब सारे काम हमारे पूरे हो गए, सोसाइटी रजिस्टर्ड भी हो गई और वो सब कुछ होने के बाद एक उसकी हदबंदी कर दी कि भाई ये आपका 14.5-15 फुट का रास्ता होगा, यहाँ पर आपका 400 मीटर में मंदिर बनेगा और जो 4 समाधियाँ हैं इनको रिस्टोर किया जाएगा और सरोवर को भी डेवलप किया जाएगा। लेकिन जो हमारा जो कब्जा है वो मंदिर की ज़मीन पर रहेगा, बाकी ये सभी जो श्रद्धालु लोग आएंगे वो समाधि और सरोवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कितनी जगह दी है? अब जो जगह दी है वो 400 मीटर मंदिर निर्माण के लिए है और उसमें
जहाँ मंदिर था, जहाँ पहले था, हमने जो कहा कि भाई मंदिर हमको वहीं चाहिए जहाँ पहले था। टोटल कितनी जगह थी? ये 12 बीघे 7 बिस्वा जमीन, लगभग 13.25 बीघे जमीन थी। पौने 13 बीघे में से सिर्फ 400 मीटर जमीन हमको वो दी तो है। बहुत थोड़ी है। थोड़ी है, लेकिन वो गवर्नमेंट का निर्णय, मतलब एक श्रद्धालुओं को, श्रद्धा को देखते हुए दी गई थी। और उसमें उसके बाद कमेटी ने बराबर संघर्ष जारी रखा है सरकार से। हम बराबर यही मांग करते रहे कि जब ये आप 400 मीटर दे सकते हो तो सारी जगह क्यों नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमने सभी जो शहरी विकास मंत्रालय है, डीडीए जो मैन इसके संस्था है, डीडीए है जिसके हाथ में चार्ज है, तो डीडीए को भी चिट्ठी लिखी गई और शहरी विकास मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एलजी को, सबको ये कहा गया है कि भाई आप ये सारी जमीन हमको दी जाए। लेकिन उसी दौरान जब इन्होंने इसका मॉडरी कर दी ना, तो फिर एक चिट्ठी हमको भेजी कि भाई आप 4 करोड़ 37 लाख रुपया जमा कराएंगे 400 मीटर जमीन का। 4 करोड़ 37 लाख रुपया। वो किस काम के लिए? वो इसलिए है कि भाई ये जमीन हम आपको दे रहे हैं और हमारे डीडीए की ये चिट्ठी है जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी धार्मिक जगह के लिए हम बिना पैसे के नहीं देते। लेकिन वो जगह तो गुरु रविदास जी के नाम पर बोलती है, लेकिन जब उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया ना जब केस, तो जब जनहित याचिकाओं के आधार पे उन्होंने कहा कि भाई ये जो श्रद्धालु लोग हैं इनकी भावना को देखते हुए यहाँ मंदिर निर्माण के लिए 400 मीटर जगह दी जाती है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का मतलब निर्णय नहीं था। एक जो डीडीए अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उनकी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल होता है उसने पैरवी की और हमारे तानाशाही रवैया नहीं लग रहा आपको? तानाशाही रवैया तो है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ। तो वो उसके हिसाब से उन्होंने 400 मीटर, उन्हें साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जब आप दोनों ये 400 मीटर मंदिर निर्माण के लिए आपको दे रहे हैं, आप 400 मीटर लें और बाकी गवर्नमेंट से आप बात करें, वो देना चाहे तो सारी दे दे, जैसे अब आप आपस में बात करें। ये कह के उन्होंने इस केस को खत्म कर दिया था। तो अब आपस में क्या बात चल रही है सरकार के साथ? सरकार के साथ हमारा पत्र व्यवहार यही चल रहा है बराबर कि भाई हम 400 मीटर के लिए पैसे क्यों दें। ठीक है, हम पैसे दे देंगे और आप हमें फिलहाल ये जमीन दीजिए मंदिर निर्माण के लिए और उसका कब्जा हमको दीजिए और बाकी जो जमीन है वो भी हमारी हमको वापस कीजिए। ये लिखत पढ़त चल रही है बराबर, लेकिन इसमें अभी तक डेवलपमेंट जो है बस बात नहीं की गई है, कुछ डेवलपमेंट अभी हो नहीं रहा। अब बातचीत करने के लिए कौन कौन तय किया गया है? बातचीत हमारी डीडीए के साथ, डीडीए से ही चिट्ठी पत्र और जो मंत्रालय से जो चिट्ठी पत्र होती है, तो उसके हिसाब से जो इस कमेटी के लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, दुष्यंत गौतम जी हैं या हंसराज हंस जी हैं और 2-4 लोग हैं, उनके माध्यम से सरकार से बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पैसा आपको जमा करने हैं। जो नाम बोल रहे हैं आप, ये तो बीजेपी के लीडर है, लेकिन ये उस जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है उसके मेंबर भी है। इस हैसियत से वो अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नियम ऐसा है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। डीडीए का जो नियम है कि भाई बगैर पैसे लिए, और ये वो साथ में ये भी कहते हैं कि ये मिनिमम कॉस्ट में हम आपको दे, मतलब कि हमारी जगह है और हम ही मतलब कि सरकार से खरीद रहे हैं। बिल्कुल, इसको इसी भाषा में बोला जा सकता है कि हमारी जमीन जो कि 12 बीघे 7 बिस्वे थी, उसमें से भी हमको 400 मीटर दे रहे हैं और उसके भी पैसे मांग रहे हैं। ऐसा हमारे एक अभी जलंधर में हुआ था, चोरी हुई थी और चोरी करने वाला बाद में वो जिसके जहाँ चोरी हुई उसको सामान पैसे लेकर दे रहा था कि आपको अगर जरूरत है तो पैसा दो और अपना सामान ले लो। ये सीधी सीधी तानाशाही है। और अब क्या लग रहा है कि ये कमेटी के जो मेंबर है जी, आप लग नहीं रहा कि आपके अड़चन डाल रहे हैं जो आपके काम में? कमेटी के मेंबर जैसे वो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार पे दबाव बनाने में मेरे ख्याल से असमर्थ हैं। अगर वो थोड़ा भी प्रयास करते तो ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। हमारे काफ़ी प्रयास के बाद भी हमें प्रधानमंत्री से एक बार हमारी मुलाकात कराई जाए, जो हमारे महापुरुष हैं
संतों के नेतृत्व में हम उनसे बात करें, लेकिन आज तक भी कभी ऐसा कुछ वो नहीं हो पाया, जिसके कारण उनके माध्यम से बात होती है। वो मैंने सुना है कि कमेटी के जो 11 मेंबर बनाए हुए वो कौन कौन है 11 मेंबर? इसमें 11 मेंबर जो है वो एक जो इसके चेयरमैन है तो वो बल्ला डेरा से निरंजन दास महाराज जी है, ठीक है, और सतविंदर हीरा है कुरालगढ़ वाले, और अपने हंसराज हंस है, ठीक है, और एम.आर. बाली साहब हैं जो इसके सचिव है, और बीर सिंह हिकारी जी है। एम.आर. बाली? हाँ, एम.आर. बाली है। एम.आर. बाली जो किताबें लिखता था अम्बेडकर? नहीं। हाँ। ये एम.आर. बाली जो ये यहीं के है तो पंजाब से ही, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली में नौकरी करते तो आजकल यहीं रहते हैं। तो एम.आर. बाली जी हैं, सुखदेव बागमारे जो रविदास धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, और सुरजीत जी हैं जो वो भी एक सरकार से जुड़े हुए कुछ आदमी हैं, एक महिपाल खनगवाल जी हैं, एक मैं ऋषिपाल। हमारे गांव की जो कमेटी थी उसमें से हम 2 लोगों को लिया गया है, एक मेरा ऋषिपाल नाम, दूसरे जो हमारे साथी हैं बलीराम जी, उनको लिया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि आपको तो सबके से नीचे रख दिया गया? ये धर्म का काम है, इसमें नीच ऊंच की बात नहीं है। बात यह है कि काम कोई भी करे, लेकिन जो गुरु घर बनना चाहिए वो चीज़ जगह हमको मिले और सब मिलके काम करें। नहीं, अब जो कमेटी के मेंबर हैं वो ज़्यादा सरकार के पक्ष में है, जहाँ कुछ इस तरह के लोगों को ले लिया गया है जिनकी आपस में भी प्रॉब्लम चल रही है, इसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा? इसका नुकसान तो हो रहा है कि भाई सही मायने में तो ये एक जो कमेटी थी, अगर 2 लोग इसमें पंजाब से हैं, एक महाराष्ट्र से है, एक यूपी से है, तो उन लोगों को इकट्ठा होने में बड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे एम.आर. बाली जी, और हम, और जो नज़दीकी पढ़ते हैं जो यूपी से हैं अपने बीर सिंह हिकारी जी, वो सक्रिय तो हैं, काम भी कर, लिखना पढ़ना जो हम मिलने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता ठीक से बन नहीं पा रहा है। अगर आप समझते होते, अगर लोग साथ दे तो आप क्या लगता है कि क्या हमने तो कई बार आह्वान किया है कि भाई जो भी लोग गुरु महाराज में श्रद्धा रखते हैं वो सब मिल के इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि जो मंदिर का मामला है वो पूरे समाज का है, और इसमें पूरे समाज और जो भी हमारे इस समाज से जुड़े हुए संगठन है सबको मिलके ये लड़ाई लड़नी चाहिए, और अपने मतलब हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम सभी समिति और सभी से हम यही आग्रह करते हैं, और शुरू से ही ये करते आए आग्रह, आज भी करेंगे कि जितने भी संस्थाएं हैं जो गुरु महाराज से जुड़ी हुई है या बाबा साहब से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर एक मुहिम चलाएं, जिससे कि हम अपनी बात को मजबूती से रख सकें। ठीक है, तो अब आपको कोई और कुछ कहना है? जैसे कमेटी की कोई प्रॉब्लम हो, या कमेटी कोई लीडर कोई अड़चन डाल रहा हो, को मतलब इस तरह का कोई समस्या, या सरकार अड़चन डाली, या जानबूझ के नहीं कोई मतलब करना चाहता? नहीं, अब देखो इसमें क्या है कि हम सिर्फ सरकार को लिख सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं, बराबर पत्राचार हमारा जारी है। डीडीए को जब भी हम ये चिट्ठी लिखते हैं तो वो उनका घूम फिर के वही जवाब आता है कि भाई नियम के हिसाब से हम आपको बगैर पैसे की जमीन नहीं दे सकते। अगर सरकार चाहे तो नियम तो उसी वक्त नीचे, हाँ, अगर सरकार चाहे तो सरकार इसको आज ही दे सकती है। ठीक है, सरकार ने ऐसे कितने निर्णय लिए हैं कि भाई 1 रुपए की लीज पे आप हमको पूरी की पूरी जमीन दे सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अक्षरधाम मंदिर है, सरकार ने दिया ना, वहाँ सैकड़ों बीघे जमीन उसको दे दी मंदिर के लिए। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि जो मंदिरों के लिए ऐसे ही, और अवैध पार्कों में दुनिया भर के मंदिर बने पड़े हैं, दुनिया भर की मस्जिदें बनी पड़ी है, गुरुद्वारे बने हुए हैं, वो मतलब कितने ही ऐसे। आप दिल्ली में एक बार घूम के देखेंगे तो सैकड़ों मंदिर जो डीडीए के पार्क में बने हैं, कि जो 4 क्या नाम थी वहाँ मजार थी, वो किस की थी? वो जो समाधियाँ थी हमारे जो संत लोग थे, जो उनमें जो वहाँ मंदिर के पुजारी हुआ करते थे,
तो उनमें एक हमारे शेरा सिंह जी और महाराज हरिहर बाबा जी। हाँ जी, हरिहर बाबा जी। हाँ, वो लास्ट में संत वही रहे हरिहर बाबा जी, और उससे पहले जो दो संत रहे, लेकिन वो काफ़ी पीरियड बीतने के बाद ना समाधियाँ तो उनकी थी, लेकिन और एक अपने हरिहर बाबा के अलावा एक और रूपानंद महाराज जी, ठीक है। और एक समाधि और थी जो कोतवाली के नाम से जानी जाती है। तो ये सारे 4 समाधियाँ थी वहाँ पे। अच्छा, मैंने और सुना सरोवर था है, जो चमार वाला जोहड़ जो था। हाँ मैंने एक सुना है कि वो कोई वहाँ संत बैठता था जो इधर से गांव से उधर गया था। हाँ। और वो उसको प्रॉब्लम थी कोढ़ की। हाँ। और वो वहाँ रह के वो वहाँ की मिट्टी लगाता था और उसी सरोवर में नहाता था, तो वो ठीक हो गया था। हाँ। और इधर आके उसने बताया, तो फिर उसके बाद चेचक की बीमारी भी फैली और वहाँ से बहुत लोग ठीक हुए, ऐसा भी है कुछ? हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है। जो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी वगैरह बताते थे कि वहाँ जो एक गांव में जैसे पहले कोढ़ की बीमारी हो जाती थी, तो लोग उसको अपने पास रखना पसंद नहीं करते थे। तो वो जैसे जंगल थे, हमारा चमार वाला जोड़ के नाम से मशहूर था, तो वो वहाँ रहने लगे थे और उसके ही मिट्टी का लेप करते थे और स्नान करते थे और गुरु महाराज की भक्ति करते थे। तो जैसा हमारे पूर्वज बताते हैं कि उनकी वो भक्ति में इतने ज़्यादा परिपूर्ण हो गए थे कि उनके लिए कुदरत से ही ऑटोमेटिक गुरु महाराज उनके खाने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया करते थे और वो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसा बताते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा परिवार के प्रति मोह जागा और वो अपने परिवार को ये सब चीज़ें देने का उन्होंने प्रयास किया, तो वो चीज़ें खत्म हो गई। तो गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर अपार रही और उसके बाद सिर्फ सैकड़ों लोग अभी तक भी वहाँ जो चर्म रोग के लिए जाते हैं और वहाँ पे वहाँ की मिट्टी को लेके अपना, और उनको फायदा भी होता है। अच्छा, वो वहाँ जो कुआं है, वो कुएं का इतिहास थोड़ा बताएं। ये कुआं है, बहुत प्राचीन कुआं है। धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत पत्थर वाली जमीन होने के कारण इसमें जो हमारे जितने भी संत रहे सभी ने एक बराबर प्रयास किया, लेकिन ये जो लास्ट जब हमारे जो संत हुए हरिहर बाबा, इनके अथक प्रयास से जो वो उस कुआं को पूर्ण रूप से खुदाई करने के बाद पानी उसमें आया, तो उन्होंने, ये 1977 के आसपास की बात है लगभग, तब उन्होंने उस काम तो उस बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उनके कार्यकाल में ये उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तो ये कुआं उसमें कामयाब हुए। हमारे जो गांव के मैक्सिमम लोग थे जो श्रद्धा रखते थे सब वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो अरावली की जो पट्टी है इसमें पहाड़ में काम करने वाले मैक्सिमम लोग थे, तो वो उसमें सुरंगें वगैरह लगा के उसको पत्थरों को तोड़ तोड़ के उन्होंने उस जमीन के स्रोत को पाया और वहाँ से गुरु महाराज की कृपा से। और बताएं कि सतगुरु रविदास महाराज जी के जो इतिहास है उसमें ये जगह कहाँ आती है? जैसा बताते हैं कि गुरु रविदास जी महाराज जी यहाँ 1509 में आए, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के महीने में। तो जब वो भारत भ्रमण पे थे तो उन्होंने यहाँ भी विश्राम किया और सिकंदर लोदी के साथ कुछ वार्तालाप हुई उनकी, तो जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ये बताते हैं कि काफ़ी ज़मीन गुरु महाराज के नाम की। तो तब से ही हमारे लोग की वहाँ आस्था बनी हुई है। जब और गुरु महाराज का वो छोटा सा मंदिर वहाँ बनाया हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया। तो ये जो किला है और किले से काफी दूर है, और ये जो गांव है तुगलकाबाद, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये जो किला है इसका जो सर्कल है 5 मील का है। ये जो गांव बसा हुआ है ये किले के अंदर ही बसा हुआ है, और जो किले की बाउंड्री के तुरंत बाद ही ये गुरु रविदास मंदिर है। ठीक है, क्योंकि अब तो दिल्ली बहुत डेवलप हो गई, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये खाली जंगल था, कोई सड़क भी नहीं थी, जब से हमारे पूर्वज यहाँ गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो अब आपको लगता है कि अगर लोग साथ दें तो ये सतगुरु रविदास मंदिर की जो जगह है ये हासिल की जा सकती है? बिल्कुल, हमें गुरु महाराज पर पूरा विश्वास है और उनके आशीर्वाद से फतेह होगी। समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब समाज इसके लिए प्रयास करेगा
तो 101% ही ज़मीन हमको मिलेगी, हमारा पूरा तो विश्वास आप एक बार लोगों को बेनती कर दीजिए अपने तरीके से कि वो साथ दें। एक मतलब कि जितनी अभी कमेटियां आपस में मिलजुल के जब कोई मतलब कि जैसे लगता है कि जैसे हंस पामे, बेशक वो किसी भी पार्टी में है लेकिन समाज के लिए काम कर सकते हैं, इस तरह की आप अपनी एक बेनती अपने कर दीजिएगा। मैं समस्त गुरु रविदासिया लोगों से और बाबा साहब को मानने वाले लोगों से एक ही अपील करूंगा कि हमको पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर, ये एक धार्मिक विषय है, इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मैं सभी के चरणों में विनती करूंगा कि अपने तन मन धन और एक बड़े संगठन जितने भी जिनके हैं, सब संगठनों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, जिससे कि हम इस गुरु महाराज के घर को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकें। यही मैं सबसे प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद जी। हम ऋषिपाल जी से आज तुगलकाबाद सतगुरु रविदास मंदिर के बारे में हम मिले हैं, तो बातचीत हुई है। और भी अगर कोई जानकारी हो तो आप के तक पहुँचाई जाएगी। और हम चाहते हैं कि गुरु रविदास मंदिर जो हमारा यहाँ भव्य गुरु रविदास मंदिर जरूर बने। अब देखा है कि खाली प्लाट है, आपका सहयोग चाहिए। आप एक आंदोलन की तरह ये होना चाहिए, जैसे राम मंदिर अगर बन सकता है तो जहाँ गुरु रविदास मंदिर भी बन सकता है। अगर कोर्ट का जो कोई भी फैसला है, कोर्ट को भी सरकार कुछ भी कर सकती है। सभी लोगों ने देखा ही है पिछले दिनी कि जैसे राम मंदिर के मसले में हुआ है, तो इस तरह हम गुरु रविदास मंदिर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो संख्या है पूरे भारत में और विश्व में, हमने कई आंदोलन पहले भी किए हैं और अब भी हम आंदोलन कर सकते हैं। और हमारी जो ताकत है सारी दुनिया ने देखी हुई है, और हम जरूरत है सिर्फ इकट्ठा होने की। हम जरूर इकट्ठा होंगे, एक ना एक दिन सतगुरु रविदास मंदिर जरूर प्राप्त करेंगे, और हम जरूर वहाँ सतगुरु रविदास महाराज के दर्शनों के लिए हर जगह से पहुँचेंगे। और अब भी पहुँचना चाहिए जहाँ पहुँचना चाहिए। और इसी के से हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।